हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब स्टूडेंट्स के हवाले, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फीस एट ऑल। न कोई फीस आज है न कोई फीस कल रहेगा। मुफ्त में दी जा रही इस सुविधा का आप लाभ उठाएं, औरों को भी जोड़ें, लाभ उठाएं। देखो ध्यान रहे, मैं किसी खास टॉपिक पे एक दो वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं किसी प्लेलिस्ट के टाइटल के तहत एक चैप्टर शुरू करता हूं। वो चैप्टर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, और उस पर वीडियोस बनाते चलता हूं आर्टिकल वाइज। और अपने 36 वर्षों के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे मैं एग्जाम्पल सेलेक्ट करता हूं कि कौन कौन से और कितने एग्जाम्पल्स आपके सामने हम प्रस्तुत कर दें सॉल्व करके, कि ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और इसका अनुभव, तजुर्बा, हुनर है हमारे पास। तेरा तुझको अर्पण टाइटल से अब तक मेरे 5 वीडियोज़ अपलोडेड हैं, इन्हें भी आप देखिएगा। ये 5 के 5 वीडियोज़ मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी हैं। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा इनसे। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम का है। उस पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। वहाँ मेरे विविधा विषयों पर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। मन करे तो वहाँ भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज शिक्षक दिवस है 2022 का। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। टाइटल है रेसिड्यू क्लासेस। तो रेसिड्यू क्या है और क्लासेस क्या है, ये सब व्याख्या करते हुए हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स में हमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन की ज़रूरत पड़ेगी और इक्विवेलेंस क्लासेस के आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों पे ही आधारित हमारे पास प्लेलिस्ट्स हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन पे भी प्लेलिस्ट है, छोटी सी, आई थिंक 4 वीडियोस हैं उसमें। वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालिए। इक्विवेलेंस क्लासेस पर भी वीडियोस हमारे पास है, प्लेलिस्ट है, वो सब आप देख डालिए। फिलहाल काम भर की बात हम यहाँ पे कर देंगे। शुरुआत हम करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस से। प्री रिक्विजिट्स, इसमें हमको चाहिए इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस एंड एडिशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन इन जेड, ये सब चाहिए। तो एक एक करके आइए, इनको समझा जाए। पहले इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लास के लिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। लेट कैपिटल R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन non-empty set capital A, then ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करेगा, A को पार्टीशन कर देगा। R पार्टीशंस A इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। लेट A be an element of capital A, then the equivalence class
with respect to A is defined by A बार भी लिखते हैं, बॉक्स A भी लिखते हैं, and this is the set of all those elements of A which are related to A. are related to A माने इसके माध्यम से रिलेटेड है. X belonging to A such that X is R related to A, where R is equivalence relation defined in A. चूंकि सेट के सारे एलिमेंट्स A से लिए जा रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से A का सबसेट होगा. Similarly, if B belongs to capital A, then the equivalence class with respect to B is defined by B bar or box B is equal to curly bracket X belonging to A such that X is R related to B, it is also subset of A, etc. and so on. ध्यान से समझ लो, ये समझना पड़ेगा. इक्विवेलेंस क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए में वो एलिमेंट्स हैं ए के जो इस ए से इस रिलेशन के माध्यम से रिलेटेड हो. दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए विच आर रिलेटेड टू ए, एंड दिस इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू बी, जो बी से रिलेटेड है. जो बी से आर रिलेटेड है वो इसमें रहेंगे, जो ए से आर रिलेटेड है वो इसमें रहेंगे. तो बंटवारा हो रहा है कि नहीं? सेट ए का विखंडन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है. और इस इक्विवेलेंस क्लासेस के कुछ रिजल्ट्स आपको मालूम ही होने चाहिए. पहला, इक्विवेलेंस क्लास ए इज नॉन एम्प्टी. क्यों? क्योंकि इसमें कोई हो ना हो ए तो रहेगा ही. ए क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर ए फिट हो जाएगा. ए इज आर रिलेटेड टू ए, यस, बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड सो इट इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट, ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास विथ रेस्पेक्ट टू बी implies that and implied by equivalence class with respect to A is equal to equivalence class with respect to B. तीसरी बात, any two equivalence classes, A में जितने एलिमेंट होंगे उतने इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे भैया. तो उन सभी इक्विवेलेंस क्लासेस में कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस उठाओगे तो वो दोनों या तो डिसजॉइंट होंगी या तो आइडेंटिकल. Any two equivalence classes are either disjoint और identical. इन सब के प्रूफ अगर पढ़ने आपको तो आप वही प्लेलिस्ट देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस की. यहाँ पे सिर्फ हम रिजल्ट्स लिख रहे हैं आपको. और एक रिजल्ट ये कि जो कैपिटल ए है वो यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, इसको ऐसे लिखा जाता है, यूनियन ओवर ए इक्विवेलेंस क्लास ए. नेक्स्ट, प्री रिक्विजिट में एक चीज बता दिया हमने इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में. बी, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n. एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n इन z. इन z ना भी लिखे तब भी चलेगा, क्योंकि ये जो मॉडुलो वाले ऑपरेशन हैं ये z में ही डिफाइंड होते हैं. एंड कैपिटल Z इज हियर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसको कैपिटल I से भी लोग लिखते हैं. नंबर 1, A प्लस बी मॉडुलो n इज द रिमाइंडर
व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई n। बस हो गया डेफिनेशन। a प्लस बी में n से भाग दो, जो शेषफल आए रिमाइंडर उसी को लिखते हैं a प्लस बी मॉडुलो n। ऐसे लिखते हैं, पढ़ते हैं a प्लस बी मॉडुलो n। नंबर 2, a क्रॉस b मॉडुलो n इज द रिमाइंडर when a into b is divided by n, is divided by n। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। 2 क्रॉस 15 मॉडुलो 7 बराबर क्या होगा? 2 क्रॉस 15 में 7 से डिवीजन करो, 2 क्रॉस 15 को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए। तो 15 दूनी 30, 30 में 7 से भाग दोगे, 7 चौके 28, रिमाइंडर बचा 2 कामा 2 प्लस 15 मॉडुलो 7। 2 प्लस 15 को 7 से डिवाइड करो, तो 2 प्लस 15 17 हुआ। 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 बचेगा। ETC। हाँ, समझ लीजिए आप, बुद्धि अपन ने बढ़ाइएगा, जो सिखाया जा रहा है उसको सीखिए। ये 2 क्रॉस 15 मॉडुलो 7 क्या चीज़ है? 2 क्रॉस 15 को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आए वो, तो 15 2 जा 30, 30 को 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर आएगा। वैसे 2 प्लस 15 मॉडुलो 7 क्या चीज़ है? 2 प्लस 15 को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आए वो है। अब इसके कुछ लॉज होते हैं, प्रॉपर्टीज, लॉज, वो मैं एक एक करके लिख रहा हूं। एडिशन मॉडुलो n इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव इन Z। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n इज associative and commutative in Z। Next, multiplication modulo n is distributive over addition modulo n in Z। इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं रेसिड्यू क्लास के बारे में। रेसिड्यू क्लासेस के बारे में देखिए। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे रेसिड्यूज एंड रिमाइंडर्स। रेसिड्यू क्या चीज है जान तो लो। रेसिड्यूज एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर्स नहीं बोलूंगा, रिमाइंडर। रेसिड्यूज कई हो सकते हैं, रिमाइंडर एक ही होता है डिवीजन के किसी प्रोसेस में। खूब बढ़िया से समझ लीजिए। द लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यू इज द रिमाइंडर। ये दोनों का रिलेशन है, इसकी मैं व्याख्या कर दे रहा हूं। मैं 2 से 11 में भाग दे रहा हूं, 0 बार भाग ले गया तो 2 शून्य शून्य घटा दिया तो 11 आ गया। फिर 1 बार भाग ले गया, 2 1 कम 2 घटा दिया 9 बचा। फिर 2 बार भाग ले गया, 2 दूनी 4 घटा दिया 7 आ गया। फिर 3 बार भाग ले गया, 2 3 6 घटा दिया 5 आ गया। फिर 2 से 11 में भाग दिया और भाग को हमने 4 बार ले लिया, 2 चौके 8 घटा दिया 3 आ गया।
फिर मैं 5 बार भाग ले गया, 2 पंजे 10, घटा दिया 1 आ गया। फिर मैं 6 बार भाग ले गया, 2 छक्के 12, घटा दिया -1 आ गया। फिर मैं 7 बार भाग ले गया, 2 सत्ते 14, घटा दिया -3 आ गया। फिर 8 बार भाग ले गया, 2 अट्ठे 16, घटा दिया कितना आ गया -5। ये सिलसिला चलता रहेगा ETC। ऐसा करने से ये जो यहाँ पे लिखी गई संख्याएं हैं, इन्हें रिमाइंडर नहीं कहते हैं, इन्हें शेषफल नहीं कहते हैं, शेष नहीं कहते हैं, इन्हें अवशेष कहते हैं, रेसिड्यूज। दीज आर रेसिड्यूज, दीज आर रेसिड्यूज। इन सभी रेसिड्यूज में लीस्ट नॉन निगेटिव रेसिड्यू कौन है? नॉन निगेटिव। तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। नॉन निगेटिव यहीं से शुरू हुआ है, ये नॉन निगेटिव, 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 ये नॉन निगेटिव। -1 बार भाग ले जाएंगे तो 13 आएगा। ऐसी सिलसिला इधर भी हम जारी रख सकते हैं। तो इन सभी नॉन निगेटिव रेसिड्यूज में लीस्ट कौन है? 1। सो 1 इज द रिमाइंडर। समझे भैया? When we divide 11 by 2, residues are यहाँ ऐसे करके लिखिएगा, क्योंकि इधर भी और गुंजाइश है ना। 11, 9, 7, 5, 3, 1 के बाद फिर -1, -3, -5, so on। इधर भी और गुंजाइश है, इधर भी और गुंजाइश है। द लीस्ट नॉन निगेटिव रेसिड्यू, द लीस्ट नॉन निगेटिव रेसिड्यू 1 इज द रिमाइंडर। अवशेष और शेष में हमने कनेक्शन आपको बता दिया, और आप में से बहुत से लोग इन बातों को पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। दूसरे स्टेप में अब हम शुरू करेंगे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, और ये जेड में ही डिफाइंड होता है। इंटीजर्स के लिए होता है। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन जेड। इसे हम भी मिटाएंगे नहीं, क्योंकि इससे हम किसी चीज को कनेक्ट करेंगे। नोटेशन, ये इसको पढ़ते क्या है? A is congruent to B मॉडुलो n। मॉडुलो n का स्वतंत्र अर्थ कुछ नहीं होता है, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। मीनिंग एडिशन मॉडुलो n, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, ऐसे। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n। इन जेड हमने लिखा ही है, तो क्या उसको लिखे कि A और B इंटीजर्स हैं। हियर A and B are integers and n is positive integer। अब देखिए डेफिनेशन।
कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। मॉडुलो एन को शॉर्ट में लोग मॉड एन लिख देते हैं, लेकिन मैं आपसे मना करूंगा कि अब MOD में 3 लेटर है और यही 3 लेटर को कंजूसी करके एब्रिविएशन बनाने से क्या फायदा। मॉड लिखने से कुछ और अर्थ दिमाग में बैठ जाए। मॉडुलो एन, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन implies that n implied by n divides, खड़ी लाइन वर्टिकल लाइन खींचिएगा, a माइनस बी, यही डेफिनेशन होता है। यदि n a माइनस बी को डिवाइड कर देगा तो हम कहेंगे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n होगा तो हम कहेंगे n डिवाइड्स a माइनस बी। देखो ये डिविजिबिलिटी की लाइन है, ये वर्टिकल लाइन खींचेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मत खींचिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब फ्रैक्शन हो गया। बात को समझो, मैं अब समझा दे रहा हूं बिना लिख करके, फिर मिटा दूंगा। देखो ए हॉरिजॉन्टल लाइन बी, ये है ए अपॉन बी, और ये क्या चीज है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ए वर्टिकल लाइन बी अगर लिखा है तो इसका मतलब है ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, और ये क्वांटिटी नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है बच्चा। और स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। जैसे अगर हम लिख दें 3 डिवाइड्स 11 तो आप कहेंगे दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन हम लिख दें 3 डिवाइड्स 12 तो आप कहेंगे दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक समझ रहे ना? तो इन चिन्हों के साथ खिलवाड़ ना करिएगा, मैथमेटिक्स की दुनिया है बाबू। नोटेशंस के साथ कभी मत छेड़छाड़ करिएगा। तो ये हो गया ऐसा। अब डिविजिबिलिटी इन्वॉल्व हो गई ना, तो डिविजिबिलिटी का आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, छोटी सी प्लेलिस्ट, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी इन जेड, ये प्लेलिस्ट है। फुटनोट देखिए, बहुत मार्के की बात हम इस समय लिखने जा रहे हैं, इसलिए इसको हम डिफरेंट कलर से लिख रहे हैं। इन A is congruent to B modulo n, B is residue when A is divided by n, A is divided by n। ये है राज की बात। अगर ऐसा कहीं है, ऐसा मान लो है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n, तो क्या होगा, A को n से डिवाइड करने पर रेसिड्यू आएगा B। क्योंकि n A माइनस B को डिवाइड कर रहा है ना, n का भाग A में दोगे तो B रेसिड्यू बच जाएगा। अब ये सब लिखा है ना, जरा इसको अब देखें, अब इन्हें आप देखें गौर से। When 11 is divided by 2, यही तो है सब। When 11 is divided by 2, B is residue, तो एक तो रेसिड्यू 11 आया था ना, तो 11 2, 11 is congruent to 11 मॉडुलो 2। पहले लिखते जा रहा, फिर व्याख्या करते हैं। फिर ए की जगह 11 नहीं रहेगा, यहाँ पे ए की जगह हमें हमेशा 11 रखना है, इसकी जगह 2 रखना है। ये रेसिड्यू बदलते चलना है, इतने रेसिड्यूज हैं, सबको लिख डालो। 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 2। 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 2। 11 is congruent to 5 modulo 2। 11 is congruent to 3 modulo 2। 11 is congruent to 1 modulo 2।
11 is congruent to -1 modulo 2. 11 is congruent to -3 modulo 2. 11 is congruent to -5 modulo 2 and so on. मैंने कहा इसमें बी रेसिड्यू है जबकि ए को एन से डिवाइड किया जाए। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 रेसिड्यू आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 रेसिड्यू आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 रेसिड्यू आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 रेसिड्यू आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 रेसिड्यू आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेसिड्यू आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 रेसिड्यू आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 रेसिड्यू आएगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे -5 रेसिड्यू आएगा एंड सो ऑन। ये हमने करके दिखाया था ना आपको। अब आइए हम ये चेक करें कि ये सब जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये ट्रू है कि नहीं। ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा? जब a माइनस बी को n डिवाइड कर दे। तो आप बताइए 11 माइनस 11 को 2 डिवाइड कर देता है, 0 को 2 डिवाइड कर देगा। यस, 0 को 2 डिवाइड कर देगा। 0 में 2 से भाग देंगे, 0 टाइम्स 2 शून्य शून्य, बच गया शून्य, डिवाइड कर दिया। क्या 11 माइनस 9 को 2 डिवाइड कर देगा? यस, 11 माइनस 9 माने 2, 2 को 2 डिवाइड कर देगा। क्या 11 माइनस 7 को 2 डिवाइड कर देगा? यस, 11 माइनस 7 इज डिविजिबल बाई 2। 2 डिवाइड्स 11 माइनस 5। यस, 11 माइनस 5 कितना आएगा? 6। 2 डिवाइड 6। 2 डिवाइड्स 11 माइनस 3। यस, 2 डिवाइड्स 11 माइनस 1। यस, 2 डिवाइड्स 11 माइनस -1 यानी 11 प्लस 1। यस, 2 divides 11 minus -3. 2 divides 11 plus 3. Yes. 2 divides 11 minus -5. 2 divides 11 plus 5. Yes. All these statements are true. All these statements are true. Therefore, ये जो कंसेप्ट है हमारा रेसिड्यू का, ये सही है। क्या कंसेप्ट है? इन A is congruent to B modulo n में जब A को n से डिवाइड करते हैं तो B रेसिड्यू होता है। तो ये रेसिड्यूज और रिमाइंडर्स का कंसेप्ट आपके सामने हमने बिल्कुल खोल के रख दिया, रेसा रेसा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब आपको कभी भी रेसिड्यू और रिमाइंडर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेसिड्यूज तो आप समझ लिए, ये रेसिड्यू है, ये B इज द रेसिड्यू। B इज द रेसिड्यू व्हेन A इज डिवाइडेड बाई n प्रोवाइडेड A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n। और ये रेसिड्यू यूनिक नहीं होता है, रेसिड्यूज असंख्य हो सकते हैं। उन सभी में जो लीस्ट नॉन निगेटिव रेसिड्यू होगा वही रिमाइंडर होता है। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हमने बता दिया। ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इन कैपिटल Z द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन is an equivalence relation. Is an equivalence relation. बहुत सिंपल सी बात। In capital Z, let us define a relation R as
A is R related to B implies that and implied by A is congruent to B modulo N for all A, B belonging to Z, N being a fixed positive integer, N being a fixed positive integer. पहली बातचीत, obviously A is congruent to A modulo N for all A belonging to Z. Is it true? हमने लिख दिया स्पष्टतः ऐसा होगा। किसी भी पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक A के लिए A माइनस A 0 होगा जिसको N डिवाइड कर देगा। N divides A minus A, yes. Therefore, A is R related to A for all A belonging to Z, and so R is reflexive. दूसरी बातचीत, A R B implies that A is congruent to B modulo N, implies that N divides A minus B implies that N divides B minus A by the concept of divisibility. अगर N किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके निगेटिव को भी डिवाइड करेगा। 2 divides 10, yes. 2 divides minus 10, ये भी सही है। N divides B minus A का मतलब हो गया B is congruent to A modulo N, और इसका मतलब हो गया B is R related to A, semicolon A comma B belonging to Z. Therefore, R is symmetric. Next, A R B, B R C implies that A is congruent to B modulo N and B is congruent to C modulo N, implies that N divides A minus B, N divides B minus C. ये देखो बटा नहीं लिख रहा हूँ मैं, बार बार आपको खबरदार कर रहा हूँ। ये N बटे A माइनस B नहीं लिखा है, ये एक कथन लिखा है, स्टेटमेंट है। ये क्या स्टेटमेंट है? N डिवाइड्स A माइनस B, N A माइनस B को विभाजित करता है, N B माइनस C को विभाजित करता है, तो इन दोनों के योग को भी विभाजित करता है। N डिवाइड्स A माइनस B प्लस B माइनस C, अर्थात B B कट जाएगा। N डिवाइड्स A माइनस C विच इम्प्लाइज दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉडुलो N, इम्प्लाइज दैट A R C सेमीकोलन A comma B comma C belonging to Z. Therefore R is transitive. R is transitive। और आप इंटरमीडिएट से ही आप पढ़ रहे हैं वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, उसी को तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस R is an equivalence relation. R is an equivalence relation in Z set of all integers को Z से हम लिख रहे हैं। तो Z में हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर लिया, और इक्विवेलेंस रिलेशन का नेचर हमने प्री रिक्विजिट में इसी वीडियो में बताया था कि जिस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होता है उसी को डिकम्पोज कर देता है, पार्टीशंस कर देता है इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में। तो वही खेल ये भी तो करेगा। ये वाला जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया जेड में, तो ये जेड को तोड़ेगा, विखंडित करेगा, डिकम्पोज करेगा, पार्टीशंस करेगा इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में। इसका अध्ययन अब अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।